नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल के अंदर 4 इजरायली सैनिक गिरफ्तार हुए हैं। और किस लिए गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार इसलिए हुए हैं कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। इसके पहले भी खबर आई थी कि इजराइल की सेना में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि मोसाद, सीआईए जो लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं, ईरान ऐसा कोई दावा नहीं करता, लेकिन ईरान के जासूसों का एक पूरा नेटवर्क इजराइल के अंदर है जो इजराइल से लगातार खबरें ईरानियों तक पहुंचा रहा है। इजराइल के अंदर जिस तरह का असंतोष है वो बिल्कुल सड़क पर दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में कहीं जंग के खिलाफ जुलूस नहीं निकल रहे हैं, लेकिन तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी में जंग के खिलाफ लगातार जुलूस निकल रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। उसके बावजूद रोज सैकड़ों लोग रात होते ही बैनर, पोस्टर, ये सारा कुछ लेकर इकट्ठा हो जाते हैं, नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करते हैं और कहते हैं जंग जल्दी से जल्दी खत्म करो। इजरायलियों का क्या हाल है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कल यह खबर आई कि एक इजरायली सैनिक जो अभी हिजबुल्लाह से लड़कर लौटा था, उस वाले बॉर्डर से लौटा था, उसने अपने घर की खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। समझ में आ रहा है कि इजरायली सैनिक कितने परेशान हैं। इसके पहले इजराइल के आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हमारे सैनिक लड़ने की हालत में नहीं है, नई भर्तियां अगर नहीं हुई तो लड़ाई को जारी रख पाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा वेस्टर्न मीडिया खबर चला रहा है कि सिर्फ ईरान को नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी आज सुबह की, आज 7 तारीख है और 7 तारीख के सुबह की खबर यह आई है, प्रेस टीवी अगर आप देखिए जो ईरान का ऑफिशियल चैनल है, तो वो ये खबर दे रहा है कि तेल अवीव में दोबारा हमला किया गया है और वहां जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो लड़ाई में इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है यह अब साफ साफ दिखना शुरू हो गया है। पहले उनके ड्रोन की फैक्ट्री उड़ गई, फिर हाइफा में जो हमला हुआ उसमें एक पूरा का पूरा एक पूरी बिल्डिंग गिरी है जिसके खंडहर से 4 लाशें निकाली गई हैं। इसके अलावा भी लगातार इजराइल को नुकसान हो रहा है, लगातार इजराइल में तबाही मच रही है। छुपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद यह बात लगातार बाहर आ रही है। मजेदार यह है कि ट्रंप और इजराइल ने जितनी प्लानिंग बनाई थी वो सारी प्लानिंग एक एक करके फेल हुई। पहला प्लान तो यह था कि खामनेई साहब को और कुछ और लीडर्स को शहीद करने के बाद ईरान में जनता सड़क पे आएगी और सरकार पलट जाएगी। वो तो पूरी तरह से फेल हो गया। अब तो सीआईए कह रही है कि सरकार पलटने की कोई उम्मीद नहीं है। कल आपको मैंने बताया था रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर जो ईरान में यूरेनियम चुराने के लिए इनकी आर्मी घुसी थी, उसके साथ क्या हुआ आप इससे समझिए कि इनका जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हर ईरानी जिसके पास छोटी से छोटी बंदूक थी वो हमारे ऊपर गोलियां चला रहा था। यानी ईरान में इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन हर ईरानी अपने मुल्क के लिए लड़ने को बिल्कुल तैयार है और अपनी जान देने को तैयार है, जिसका मुकाबला कर पाना अमेरिका के लिए बेहद बेहद मुश्किल है। उसके बाद इनका प्लान यह था कि कुर्द घुसेंगे और कुर्द घुसकर ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह कहा कि ईरान में जो जंग शुरू हुई है उसके पहले जो एक बलबला आया था, जो एक आपने देखा था जुलूस निकलने शुरू हुए थे सरकार के खिलाफ, ट्रंप ने यह कहा कि हमने उसमें हथियार भेजे थे, सीआईए ने हथियार भेजा था। यह वही बात है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। एक तरफ यूरोप का मीडिया कह रहा है कि शांतिपूर्ण जुलूस निकला था, बिल्कुल अमन के साथ जुलूस निकला था और उस पर ईरान की सेना ने, ईरान की आर्मी ने गोलीबारी की। दूसरी तरफ ट्रंप खुद मान रहा है कि उसने हथियार पहुंचाए थे। यानी जो हिंसा वहां पर हो रही थी, जो मारकाट हो रही थी, वो अमेरिका और इजराइल के पैसे पर हो रही थी। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो हथियार हमने पहुंचाए थे ये कुर्दों के थ्रू पहुंचाए थे, यानी कुर्दों को हथियार दिए थे और वो ले जाकर ईरान में बांट रहे थे ताकि ईरान की सरकार बदल जाए। फॉक्स न्यूज को वो कह रहा था कि हमने प्रदर्शनकारियों को, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको बहुत सारे हथियार भेजे थे। और ये कह रहा था कि कुर्दों ने उनको हथियार दिए ही नहीं, हथियार अपने पास रख लिए। अब कुर्द सामने आए हैं। केडीपीआई जो कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान है, उसके सीनियर लीडर हैं मोहम्मद नजीफ कादरी, उन्होंने कहा है कि यह आरोप बिल्कुल बेकार है, बेबुनियाद है।
हमने अमेरिका से किसी तरह का कोई हथियार लिया नहीं है। हमारे पास जो हथियार हैं वो 47 साल पुराने हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसी है वो जबरदस्ती हिंसा करने की नहीं है। हम पीसफुल तरीके से अमन के साथ अपनी डिमांड करते हैं और अपनी बात करना चाहते हैं। कोमाला पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान और कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी, ये जो दो संगठन है, इन्होंने भी ये कहा कि हमने अमेरिका से कोई हथियार नहीं लिए थे। मतलब ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये हथियार कुर्दों के थ्रू नहीं पहुंचाए गए, ये हथियार सीधे पहुंचाए गए। अब मान लीजिए कि ट्रंप सही भी बोल रहा है, तो कुर्द इस समय क्यों कह रहे हैं कि हमने कोई हथियार नहीं लिए? कारण बहुत साफ है कि अमेरिका की पूरी प्लानिंग यह थी कि कुर्दों के थ्रू ईरान पर कब्जा करेंगे। लेकिन एक तो ईरान के पास सारी इंटेलिजेंस थी। ईरान ने यह धमकी दी थी कि अगर कुर्दों ने ईरान के अंदर घुसकर ईरान में किसी भी तरह की दिक्कत पैदा करने की कोशिश की तो हमारी मिसाइलें सीधे उनके दफ्तरों पर गिरेंगी, सीधे उनके इलाकों में गिरेंगी। दूसरा, मैं आपको बता चुका हूं कि टर्की ने एकदम साफ किया था कि कुर्दों की किसी तरह से मदद नहीं की जाएगी और अगर कुर्द ईरान को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो टर्की की आर्मी उनके ऊपर हमला करेगी। यानी ट्रंप का जो यह प्लान था कि कुर्दों के सहारे ईरान में पूरी तरह से तख्ता पलट कर दे, वो भी पूरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि एक तो सारी इंटेलिजेंस ईरान के पास थी, दूसरा टर्की ने जिस तरह से सीरिया में मदद की थी असद की सरकार गिराने में, वैसी मदद ईरान में करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि कुर्दों का जो इलाका है वो टर्की में भी है, इराक में भी है और ईरान में भी है। इराक से मदद मिलनी नहीं थी क्योंकि इराक में ईरान के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी है मिलिशिया, पीएमएफ ईरान के समर्थन में है। इसके अलावा कताइब हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के समर्थन में है। और उसने तो कल कहा था ये बात कि अगर सिक्योरिटी होगी तो सबके लिए होगी और सिक्योरिटी नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं होगी। इराक का हाल कम से कम ये है कि वहां से अमेरिका और नाटो दोनों के सैनिक गायब हो चुके हैं। अमेरिकन बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इराक आजाद हो गया है। ईरान की इस लड़ाई से सबसे बड़ा फायदा इराक को यही हुआ है कि वो नाटो और अमेरिका से आजाद हो गया है। तो इराक से कुर्दों को मदद मिलने की कोई उम्मीद थी नहीं। टर्की से कुर्दों को मदद मिल सकती थी, लेकिन टर्की ने साफ कर दिया कि हम कुर्दों की कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि अगर कुर्द ईरान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारी आर्मी उनका मुकाबला करेगी, उनको रोक देगी। और ईरान के अंदर जो कुर्द हैं उनमें एक हिस्सा तो अमेरिका के साथ जाने को तैयार ही नहीं है। वो जानता है कि जैसे इराक में उसका इस्तेमाल किया गया और फिर फेंक दिया गया, इराक में सद्दाम के खिलाफ कुर्दों का इस्तेमाल किया गया, कुर्दों की जान गई, कुर्दों ने लड़ाई लड़ी लेकिन मिला कुछ नहीं, तो वैसे ही ईरान में भी कुर्दों का इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया जाएगा, उनको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कुर्दों का बड़ा हिस्सा तो ईरान से लड़ने को तैयार था ही नहीं। जो एक हिस्सा तैयार हो सकता था, ईरान की धमकी थी कि अगर तुम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो सीधा हमला तुम्हारे ऊपर होगा। इसलिए कुर्द जो हैं वो इस जंग में बेसिकली ईरान के साथ खड़े हुए, उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। ऐसा ही मैं आपको बता चुका हूं बलोचों के साथ हुआ। इनको उम्मीद थी कि बलोच शायद दूसरी तरफ से ईरान के ऊपर हमला करें, ईस्ट से कुर्द और वेस्ट से बलोच अगर हमला करते और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते तो वाकई ईरान की जो अभी की सरकार है उसके लिए दिक्कत होती। लेकिन बलोचों ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका का साथ किसी तरह से नहीं देंगे। तो ये पूरा प्लान जो ईरान के अंदर से गड़बड़ी पैदा करने का था, ये पूरी तरह से फेल हो गया। तीसरा प्लान जो इनका था कि बड़ी संख्या में सेना लेकर ईरान के अंदर घुसेंगे, वहां जमीन पर जाएंगे, स्पेशल ऑपरेशन करेंगे और यूरेनियम लेके चले आएंगे, वो भी फेल हो गया। जो रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर पूरा तमाशा इन्होंने किया था कि हम रेस्क्यू करने गए हैं, मैंने सबसे पहले ईरान सरकार के बयान से पहले कल सुबह जो टीसीएच पर वीडियो बनाया था उसमें इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था कि मुझे यह लगता है, तब मैं अकेला ऐसा सोच रहा था, बाकी लोग नहीं सोच रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी को बचाने के लिए 155 जहाजें नहीं जाती हैं।
सैकड़ों लोगों की जान दांव पर नहीं लगाई जाती है। और कुवैत बॉर्डर पर सारा तमाशा था रेस्क्यू का। फिर इस्फहान में जहाज कैसे गिरी अमेरिका की, इस्फहान क्या करने गया था जहाज, यह सवाल बड़ा था। और वो तब बड़ा हो जाता है जब हम जानते हैं कि ग्रॉसी जो आईएईए का प्रेसिडेंट है वो कह चुका था कि इस्फहान के पास ही ईरान ने अपना यूरेनियम रखा है। तो कल ही मुझे लग गया था ये कि यूरेनियम चोरी के लिए ये 150 जहाजें आई थी, यूरेनियम चोरी करती, जमीन पर कुछ बलवा करती और फिर वापस लौट जाती और ट्रंप कहता कि हम जीत गए। लेकिन ये नहीं हो पाया। ईरान की जनता ने जबरदस्त मुकाबला किया, 12 जहाज अमेरिका के गिरा दिए और इन 155 जहाजों को, जिनमें से 12 गिर गईं, वापस लौटना पड़ा। और सिर्फ वापस नहीं लौटना पड़ा, बहुत साफ अब सबूत है कि इनमें अमेरिका के आर्मी के लोग थे, आई कार्ड मिला है और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। अब आई कार्ड वगैरह मिलने का एक मामला तो बहुत क्लियर है, कहीं ऐसा ना हो कि वाकई अभी सबको ये रेस्क्यू ना करा पाए हो। जिस महिला ऑफिसर का आई कार्ड मिला है वो महिला ऑफिसर अभी भी ईरान के अंदर हो, यह भी एक संभावना हो सकती है। क्या होगा, कैसे होगा, यह आगे जैसे जैसे डिटेल आएगी वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन अभी अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है। ईरान के अंदर उसके सारे प्लान एक एक करके चौपट हो रहे हैं और ईरान अपने तमाम नुकसान के बावजूद अभी हमले की अपनी पावर बनाया हुआ है, लगातार हमले कर रहा है। और इसके निशानात आपको सऊदी अरबिया में दिखाई दिए, जहां अल जुबैल पर हमला हुआ है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे। अल उदैसी जो बेस है कुवैत में, वहां पर हमला हुआ है, वहां से तस्वीरें आई हैं। और तेल अवीव में जो जबरदस्त हमले हुए हैं उनकी भी तस्वीरें आई हैं। ऐसे में इतना तय है कि ट्रंप की धमकी का ईरान के ऊपर कोई असर नहीं है। वो समझौता चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर चाहता है। उधर ट्रंप ने आज रात बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। क्या होता है, कैसे होता है, जो जब जैसे होगा वो भी आपको बताता रहूंगा, उसके पीछे की कहानी भी समझाता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।